नमस्कार बच्चों आज हम कक्षा 12वीं की आरोह भाग 2 काव्य खंड, जिसमें पहला पद्य जो हमने पढ़ा पिछले वीडियो में आत्मपरिचय हरिवंश राय बच्चन जी का, उसी का पार्ट दूसरा है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और वही कवि हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी। इसके पद्य को निशा निमंत्रण उनकी एक काव्य संग्रह है, और काव्य संग्रह से जिसका शीर्षक है निशा निमंत्रण, उसका कुछ अंश, थोड़ा सा अंश दिन जल्दी जल्दी ढलता है शीर्षक के नाम से आपकी पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड में इन्होंने प्रस्तुत किया है। हरिवंश राय बच्चन जी का यह अंश निशा निमंत्रण। निशा का मतलब होता है रात्रि, क्या होता है? रात, रात्रि। और निमंत्रण का मतलब होता है इन्विटेशन, इंग्लिश में बोलते हैं, न्योता देना या बुलाना, आमंत्रण देना। तो निमंत्रण यानी रात्रि का समय, और वह निमंत्रित करती है। क्या निमंत्रित करती है, इसके विषय में कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से बताया है। क्या बताया है? कहने का तात्पर्य यह है, कविता का जो सारांश है वो ये कहता है कि जो भी व्यक्ति विशेष है, जो भी जीव है, प्राणी है, दिन भर कहीं भी रहे अपने कार्य को करता है, लेकिन जैसे ही शाम होती है अपने घर, अपने आवास, अपने जहाँ उसका निवास स्थान है वहाँ आने के लिए उतावला हो जाता है, परेशान हो जाता है, व्यग्र हो जाता है। उसके माध्यम से इन्होंने बताया है कि जब सुख का समय होता है वह समय पल भर में व्यतीत हो जाता है। इंसान को, मनुष्य को पता नहीं चल पाता है कि कितना जल्दी यह समय व्यतीत हो गया है। लेकिन वही जब दुख के पल आते हैं, इतने कठिन हो जाते हैं, इतने मुश्किल से कटते हैं कि उसको काट पाना बड़ा ही दुर्लभ हो जाता है। बड़ा ही लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है, जिसको काटना बड़ी ही परेशानियों से उबरने का समय वह होता है। तो समय का ध्यान में रखते हुए, समय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए कवि ने इस बात को, इस रचना को किया है। क्या है? कुछ मीनिंग्स इसके शब्दार्थ हैं। पथ मीन्स रास्ता, पंथी यात्री या मुसाफिर, प्रत्याशा का मतलब आशा पाने की उम्मीद, विह्वलता व्याकुल, उर हृदय, और झांकना इत्यादि इसमें बहुत सारे शब्द आए हैं जिसका देखना। परो मीन्स होता है पंख, चिड़िया के लिए संदर्भ में आता है। नीड़ का मतलब घोंसला, जो जिसमें चिड़िया पक्षी रहते हैं। थका, थकावट से दूर। चलिए इस पाठ को हम मनन चिंतन, इसके व्याख्या, इसके प्रसंग, इसके जितने भी इसके भाव हैं वो क्या कवि कहते हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से देखेंगे, जानेंगे। हो जाए न पथ में राह कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पहले बच्चों इन 4 पंक्तियों के अर्थ को हम समझेंगे। क्या कवि कह रहे हैं कि रात का बुलावा आ रहा है ना। पद्यांश के माध्यम से कवि कहता है कि दिन का समय शीघ्रता से व्यतीत हो रहा है, शीघ्रता से चलता है, और अब रात्रि का पहर आने वाला है और रात समय नज़दीक आ गई है। इस पर कवि निशा निमंत्रण द्वारा मानव को अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने का संदेश देता है। संदेश है हर एक कविता में, हर एक पाठ में कुछ न कुछ लेखकों का, साहित्यकारों का, कवियों का एक संदेश होता है हम पाठकों के लिए, हम विद्यार्थियों के लिए, कि वह किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाए। बच्चों हिंदी, हम कहते हैं हिंदी सिर्फ एक विषय नहीं है, हिंदी सिर्फ एक विषय नहीं है, हिंदी सभी विषयों का निचोड़ है, सार है। वह समाहित कर लेता है सबको, क्योंकि हिंदी में हमें नैतिकता के गुण, हमें सदाचार के गुण, हमें जितने भी एक सभ्य समाज का सभ्य नागरिक बन करके प्रस्तुत होना होता है, वो सब हमें हिंदी से सीखने को मिलता है। तो सिर्फ हिंदी को एक विषय मान करके और परीक्षाओं में जा कर के कुछ प्रश्नों के उत्तर दे ले करके हिंदी के बारे में हम इतनी ही धारणा मान कर चलते हैं, तो ये हमारी धारणा गलत है। हमें अपने समाज में, अपने जीवन में, कहते हैं साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है ना। तो साहित्य समाज का दर्पण है, मिरर ऑफ लिटरेचर। तो ये लिटरेचर क्या है? ये साहित्य है जो उस समाज में व्याप्त घटित घटनाएं होती हैं उसकी तरफ संकेत करता है, और मनुष्य में आत्मबल और स्वावलंबन का एक अटूट जो उसके अंदर छाप छोड़ता है, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी से ही हमें प्राप्त होता है। तो हिंदी भाषा, हिंदी जो है विषय इतनी सशक्त है, इतनी मजबूत है, इतनी वैज्ञानिक भाषा है कि इसके जैसी कोई भाषा विश्व में नहीं मिलती। इंग्लिश को अगर देखते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं PUT पुट, ब्यूटी बुट ना,
तो ये क्या है, ब्यूटी बट पढ़ते हैं और लिखते कुछ और है, पढ़ते कुछ और है। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है, हिंदी में जो हम लिखेंगे या जो हम बोलेंगे वही लिखेंगे। तो इसलिए ये संदेश क्या देता है कि हमें अपने लक्ष्य को अपने समय के हिसाब से ही पार करना है, क्योंकि समय बहुत ही मूल्यवान है और समय जो चला जाता है वापस नहीं आता है। आज का जो समय चला जाएगा वो कल के दिन में नहीं आएगा। तो हमें समय का ध्यान रखते हुए, अपनी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, अपने लक्ष्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई, अपने अध्ययन को आगे बढ़ाना है। तो यह कविता हमें यही सिखाती है कि हमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ भाग्य के सहारे कोई भी कार्य हमें संपन्न नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि हो जाए न पथ में रात कहीं, पहली पंक्तियाँ, कहीं संदेह है कि मैं अगर थोड़ा सा भी विलंब करूँगा, देर करूँगा तो रात्रि हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा और मैं अपने गंतव्य तक नहीं पहुँच पाऊँगा, या पहुँचूँगा तो बहुत सारी मुश्किलों का मुझे सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए मंजिल भी तो है दूर नहीं, यानी कवि को लगता है कि उसका जो मंजिल है, उसका लक्ष्य है बहुत पास आ चुका है और वह आलस में पड़ करके वहाँ तक पहुँचने में विलंब कर रहा है। तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता। यह सोच करके दिन भर के कार्यों से थका मांदा जो राहगीर है, पंथी और पंछी, पंछी नहीं यहाँ पंथी है, ये ध्यान देने की बात है। पंछी होता तो जो पखेरु होते हैं, जो पक्षी वर्ग होते हैं, लेकिन यहाँ पंथी का मतलब यात्री। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं कि ये पंथी को भी पक्षी के रूप में मान लेते हैं, जो आकाश में उड़ने वाला नभचर। लेकिन यहाँ पर ये यात्री से है, राहगीर से है, मुसाफिर से है। तो उसके लिए कहते हैं कि यह सोच कर के जो थका हुआ है वह अपने पैरों को जल्दी जल्दी बढ़ाता है आगे, शीघ्रता से अतिशीघ्र अपने मकाम पर, अपने घर पर पहुंच जाना चाहता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि वह इसलिए अपने पैर को आगे बढ़ाता है, थका होने के बाद भी पाँव उसके आगे बढ़ते नहीं हैं, फिर भी वह पाँव को बढ़ाने के लिए तत्पर रहता है और अपने मंजिल पर तुरंत पहुँच जाना चाहता है, बिना विलंब किए, बिना रात्रि के आए हुए। तो अर्थात व्यक्ति यह चाहता है कि कठिनाइयों व माया के चक्कर में पड़ने से पहले अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके और अपनी प्रसिद्धि पा सके। कहते हैं, एक श्लोक है अपने संस्कृत में कि प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जिता धनम, तृतीये नार्जिता पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। यानी तुम किम करिष्यसि, जब तुम प्रथमावस्था यानी विद्या अर्जन का समय था तब तुम तो खेल कूद में अपना मौज मस्ती में व्यतीत किए, खेल कूद में व्यतीत किए और पढ़ाई अर्जन नहीं की। तो प्रथमे नार्जिता विद्या, अर्जन नहीं किया, विद्या अध्ययन नहीं किया। द्वितीय नार्जिता धनम, अब तुम्हें धन कमाने की जब हुई तो तुम आलस में पड़े रहे, सोए रहे, दैव आलसी पुकारा, आलस में पड़े रहे, तुमने धन का अर्जन नहीं किया, अपने परिवार का भरण पोषण नहीं किया। तृतीय नार्जिता पुण्यम, ये अवस्थाएं बटी हुई हैं वैदिक कालीन सभ्यता के समय से। तो कह रहे हैं कि जब तुम्हें पुण्य कमाना था, तीर्थाटन करना था, दान पुण्य करना था, उपकार के कार्य करना था, तब तुमने ये भी नहीं किया। अब तुम्हारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, वृद्धावस्था में प्रवेश कर चुके हो, तब तुम क्या करोगे? तब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यानी समय जब निकल गया तो वह समय वापस मिलने वाला नहीं है। इसलिए बच्चों, आपका ये अध्ययन, ये जो स्वर्णिम बेला है, ये एक विद्यार्थी के लिए सुनहरा अवसर, स्वर्णिम बेला इसको कहते हैं। और ये सुनहरा अवसर जब आप खो देते हैं तो आप हाथ मल करके रह जाते हैं, आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए समय का महत्व देते हुए अपने विद्या रूपी धन को संग्रहित करना है, समेटना है, उससे अपने ज्ञान पुंज को, अपने ज्ञान राशि को, अपने ज्ञान के भंडार को आगे बढ़ाना है, जिससे आप एक विद्वत समाज में अपनी एक पहचान बना सकें, अपने जो उच्च पदाधिकारी के रूप में समाज में प्रस्तुत हो सकें। ऐसी भावना के साथ अपनी पढ़ाई, अपने अध्ययन को आगे बढ़ाइए, अध्ययन करते रहिए। ठीक है, तो कह रहे हैं आगे क्या, अगली पंक्तियाँ कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब कवि की कल्पना, कवि क्या सोच रहा है? एक चिड़िया को माध्यम बनाया है, चिड़िया के बच्चों का सहारा लिया है अपनी इन बातों को रखने के लिए
कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे। प्रत्याशा का मतलब आशा पाने की उम्मीद। आशा पाने की उम्मीद यानी जो बच्चे हैं, व्यक्ति सोचता है, जो जल्दी जल्दी घर जाना चाहता है वो सोचता है कि मेरे घर वाले मुझे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ों का तात्पर्य घोंसले से है, यानी घरों से है। तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, किसके बच्चे? चिड़िया के बच्चे। यहाँ चिड़िया के बच्चे को बनाया है माध्यम। यह ध्यान परों में चिड़िया के। मनुष्य भी अपने घर जाने के लिए जल्दी जल्दी पैर बढ़ाता है और शीघ्र अतिशीघ्र अपने घर पहुंच जाना चाहता है। तो इसी तरह एक चिड़िया, एक पक्षी की क्या स्थिति होती है उसके विषय में कवि ने बताया कि वह यह ध्यान परों में चिड़ियों के। परों मीन्स पंख, परों मीन्स पंख। पंख जो है वह चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, वो जल्दी जल्दी अपने पर को हिलाते हुए और अपने बच्चों के पास पहुंच जाना चाहती है। यह दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यानी चिड़िया भी उतावली है अपने गंतव्य तक पहुंच जाने के लिए। अपने बच्चों के जो आशा उम्मीद है कि माँ आएगी और कुछ हमारे लिए लाएगी। तो इस तरह से घर परिवार के सदस्य भी इंतज़ार करते रहते हैं। जो व्यक्ति बाहर गया हुआ है कमाने के लिए, नौकरी पेशा करने के लिए, रोजी रोजगार के लिए, उसकी प्रतीक्षारत में सब लोग इंतज़ार करते हैं। कब? जब शाम का समय हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि दिन जो समय वो चलता चला जाता है, समय चलायमान है। समय घड़ी की सुइयाँ 24 घंटे कंटिन्यूस चलती रहती हैं, कभी रुकती नहीं हैं। इस तरह हमारा जीवन भी है, यह जीवन चक्र भी चलायमान है, चलता रहता है। और इसमें कहा गया कि चरैवेति चरैवेति, चलते रहो, संघर्षशील बनते रहो। आगे जितनी भी कठिनाइयाँ, मुसीबतें, परेशानियाँ आएँ उनका सामना करते रहो। अपने जोश और जज्बात को समाप्त न होने दो, उत्साह और उमंग को बढ़ाते रहो और आगे तुम बढ़ते रहो, क्योंकि जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। जीवन का नाम ही संघर्ष है। जीवन जो है वह फूलों की सेज नहीं है। लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। लाइफ में क्या है? कांटे ही कांटे हैं, थोन ही थोन हैं। तो कांटों से भरा हुआ है और ये सेज नहीं है कि आप आराम से इस जीवन को व्यतीत करिए। नहीं, इसमें कुछ भी पाना है तो बिना संघर्ष किए ही हमें कुछ भी पार नहीं हो सकती ना। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बच्चों, ये जो लिखा है, ये पंक्तियाँ बता रही हैं, हमारे अंदर उत्साह और उमंग भरती हैं कि जब लहरें आती हैं समुद्र में तो वह उससे वो पार नहीं हो पाती, डरकर नौका पार नहीं होती, है ना। तो हमें हौसला रखते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, जैसा कि यह कविता, यह पंक्तियाँ हमें बताती हैं। आगे क्या कहते हैं कवि? कवि भी उत्साहित नहीं है अपने घर जाने के लिए। वो सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं। कह रहे हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में बिहुलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब इसमें दो अर्थ है, इसके एक भाव है। भाव क्या कहता है? शाब्दिक अर्थ क्या कहता है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, प्रश्नवाचक चिन्ह, कौन विकल, यानी मुझसे मिलने वाला तो कोई है नहीं। मैं किसके लिए इतना उतावला हूँ और शीघ्र अतिशीघ्र अपने घर को पहुँचना जाना चाह रहा हूँ। मेरे घर पे तो कोई है नहीं मेरा इंतजार करने वाला। तो मैं हूँ किसके हित चंचल, किसके लिए मैं इतना व्याकुल हो रहा हूँ, इतना चंचल हो रहा हूँ, इतना व्यथित हो रहा हूँ। मेरा तो इस संसार में अपना कोई नहीं है सगा संबंधी। फिर भी यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में बिहुलता है। कह रहे हैं कि यह प्रश्न जब मेरे मन में आता है, दो भाव आते हैं, एक मन, बाह्य मन, एक आंतरिक मन। एक मन कहता है कि नहीं ये कार्य सही है, करते रहना चाहिए। एक मन कहता है, मना करता है, नहीं ऐसा नहीं। जो मन हमारे ऊपर हावी हो जाता है, जो बहुत बलिष्ठ होता है, मजबूत होता है, उसी मन के हिसाब से हम अपना कार्य संपन्न करते हैं। तो यहाँ कवि का मन जो है वह व्याकुल है, बेचैन है, चंचल है कि मैं किसके लिए परेशान हो रहा हूँ, क्यों परेशान हो रहा हूँ। लेकिन फिर पैर शिथिल पड़ जाते हैं, आगे कदम नहीं बढ़ते हैं। फिर भी उर में विह्वलता है, भरता उर में बिहुलता है। व्याकुलता, बिहुलता का मतलब व्याकुल है, मन बेचैन है कि मैं क्या करूं, किसके लिए करूं। हृदय में यह व्याकुलता, यह बेचैनी बनी ही रहती है। क्यों? क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कहने का तात्पर्य है कि समय के अनुसार व्यक्ति अपना कार्य संपन्न नहीं किया, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया, जिसके कर्तव्य हैं उसको नहीं पूरा किया। यानी मानव तन मिला है तो इस समाज में, इस संसार में आकर के कुछ पुण्य धर्म का कार्य करना है, जिससे मृत्यु के बाद भी उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो। और ईश्वर ने जो हमारे लिए इतना कुछ सोच समझ करके मानव तन दिया है, बहुत पुण्य का कर्म करने पर मानव तन मिलता है, ऐसा हमारे वेद शास्त्रों में बताया जाता है। तो इस
इस शरीर को जब हमने प्राप्त किया तो हमने अच्छा और उपकार का कार्य नहीं किया, हमने गलत संगत में पढ़कर गलत कार्य को करने लगे, तो हमें जो है हमारी जो मृत्यु अवस्था आएगी उसमें हम कुछ भी अर्जन नहीं कर पाएंगे और ये समय वापस हमें मिलने वाला नहीं है, फिर वापस मानव तन नहीं मिलने वाला। ऐसी भी धारणा विचार कवि के मन में है और यही बात सोच करके वह व्याकुल हो जाता है कि मैं अंतिम समय में क्या कर पाऊँगा, क्या मैं अपने इस शरीर का सार्थक उपयोग कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। इन सभी बातों से अंधकार रूपी दुख का लंबा समय, यानी दुख कैसा है, अंधेरों से भरा हुआ है, जीवन में निराशा है, उदासी है और समय जो है इस लंबे समय में जीवन काटना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि सुख का समय बहुत कम होता है और दुख का समय बहुत ज़्यादा होता है, अधिक होता है। होता दोनों बराबर ही है, लेकिन सुख के पल इतने जल्दी समाप्त हो जाते हैं, उसमें हमें ये आभास ही नहीं होता है कि कितना समय निकल गया, लेकिन दुख का वही समय पल पल काटना मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों, भाव पक्ष कवि का क्या है? कवि कहता है कि रात के अंधकार रूपी दुख को कोई ग्रहण नहीं करता। दूसरी लाइन इसमें ये भी कह रहे हैं, रात्रि कहता है। रात्रि क्या कहती है कि रात यानी अभाव, अंधकार, जो विषमताएं हैं, जो परेशानियां, उसको कोई प्राप्त नहीं करना चाहता है। सब लोग सुख की आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, है ना, सुखी जीवन और संपन्नतापूर्ण जीवन ही व्यतीत करना चाहते हैं। तो मैं किसके लिए व्याकुल हूँ? यानी रात्रि को आलिंगन कोई नहीं लगाता है, अर्थात दुख को कोई अपने गले नहीं लगाना चाहता है, ये कवि कह रहे हैं। और कहते हैं कि दुख को कोई ग्रहण नहीं करता है, यदि कोई करता भी है तो यह बड़ी व्याकुलता की बात है। कला पक्ष अगर देखते हैं तो कहते हैं कि भाषा सरल, स्पष्ट, सहज बोलचाल की भाषा है। वर्णन गद्यांश पद्यांश में उद्धृत है, यानी वर्णन जो है वो गद्यात्मक शैली में लिखा है, लेकिन है पद मुक्त छंद में है। तो बंदी एवं नाच सौंदर्य का इन्होंने गीत रूप में प्रस्तुत किया है और प्रश्नात्मक और विस्मयात्मक शैली का प्रयोग किया है। सुंदर समन्वय, प्रश्नात्मक शैली और समन्वय शैली, विस्मय शैली। इसके बाद कहते हैं कि इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया, जल्दी जल्दी ढलना। और क्या है इसमें, कहीं कहीं जितने भी आपके हैं नीड़ों से झांक रहे होंगे, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मुझसे कौन मिलने को बेकल, प्रश्न शिथिल करता मन ना। तो विस्मय सूचक भरता और में भी हुवलता है, प्रश्न सूचक है कि मुझसे मिलने को कौन विकल इत्यादि। इस तरह के अगर प्रश्न बनते हैं तो आप इनका सही और सटीक उत्तर दे सकेंगे। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। जल्दी जल्दी में आवृत्ति 2 बार हुई है, तो पुनरावृत्ति अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार का एक पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। क्या होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। काव्य सौंदर्य में वृद्धि करता है, इसकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा देता है। और तत्सम शब्दावली का, इसमें उर्दू शब्दावली का प्रयोग नहीं है, जबकि तत्सम शब्दावली, तत्सम है संस्कृत में शब्दों का प्रयोग किया है कवि ने। और इस तरह से ये कवि अपनी भावनाओं को और सुख और दुख का वर्णन किया है इन कविताओं के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से। और क्या कहते हैं कि जल्दी जल्दी ढलना यानी कवि विशेषता को प्रकट करता है। कवि इस विशेषता को प्रकट करना चाहता है कि सुख का समय शीघ्र अतिशीघ्र, शीघ्रतम क्या हो जाता है? ढल जाता है, शीघ्रता से समाप्त हो जाता है और अंधकार व दुख का समय आ जाता है, जीवन में दुख आ जाता है। इसलिए दिन में जल्दी जल्दी ढलने के लिए कवि अपने लक्ष्य तक पहुंचने का संदेश देता है। यह एक मैसेज देता है, एक संदेश देता है कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंच जाना चाहिए। कुछ प्रश्न हैं बच्चों, देख लेते हैं। आत्मपरिचय से भी आपने पढ़ा होगा और इससे बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। कवि कहते हैं कि बच्चे किस आशा में? तो बच्चे कुछ पाने की आशा में, कुछ पाने की आशा में, यानी माताजी पिताजी आएंगे और हमें नीड़ों से झांक रहेंगे चिड़िया के बच्चों के लिए। तो चिड़िया जब दाना चुगने गई है और अपने बच्चों के लिए कुछ दाना लाएगी, इस आशा में अपनी माँ को, अपने पिता को वो देख रहे हैं कि उम्मीद से, आशा और उम्मीद से। चिड़िया के बच्चे चिड़िया द्वारा उन्हें दाना पानी खिलाने की आशा में अपने घोंसले से झांकते हैं और यात्री के बच्चे भी उसके इंतज़ार में अपने घरों से बाहर देखते हुए रहते हैं कि पिताजी आ रहे हैं, कुछ टॉफ़ी चॉकलेट कुछ भी उनके लिए ला रहे होंगे। और ऐसे ही संसार कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जाता है? तो कह रहे हैं कि दुखों का उत्साह साहस के साथ सामना करते हुए तथा दुख सुख के जीवन रूपी गाड़ी के 2 पहिए मानते हुए दुख व कष्टों में भी खुशी व मस्ती का माहौल पैदा किया जा सकता है। तो दूसरों की खुशी देकर
अपने कष्टों को कम किया जा सकता है। यानी पूरा निचोड़ यह है कि हमें दुख में भी खुश रहने का प्रयत्न करना चाहिए। और यह पाठ बच्चों आपका जो है वह अब यहीं समाप्त होता है। ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आपको कहीं कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में जा कर के आप कमेंट कर सकते हैं, और अपने अगले चैप्टर के साथ फिर हम प्रस्तुत होंगे, जो आपका काव्य खंड का दूसरा चैप्टर पतंग है आलोक धनवा जी का। तो उसके साथ हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। नमस्कार।